अर्जुन रूपनगर नाम के गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी शहर में बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, इसीलिए उसे अपने माता पिता से दूर शहर में रहना पड़ता था। अभी शहर में उसका खुद का घर नहीं था, इसलिए वह अपने माता पिता को शहर ले जाने से डरता था। लेकिन गांव में उसके माता पिता का ध्यान रखने के लिए भी वहां कोई नहीं था, इसलिए अर्जुन ने काव्या नाम की एक लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद काव्या अपने सास ससुर के साथ गांव में रहने लगी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद काव्या ने अपने ससुराल वालों को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कितनी देर से देख रही हूँ मैं, यहाँ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई हो। अगर आपके पास करने को कोई काम नहीं है तो कम से कम घर के काम में मेरी मदद ही करवा दो। ये तू मुझसे किस तरीके से बात कर रही है बहू? अगर तुझे किसी काम में मेरी मदद चाहिए तो तू मुझे आराम से भी तो कह सकती है। तुम जैसे लोगों को आराम से कही हुई बात समझ कहाँ पर आती है। एक उस बूढ़े को देख लो, जब देखो तब घर पर पड़ेढ़ा रहता है, बाहर जाकर कोई काम ही कर ले। इनका बेटा वहाँ इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है तो इन्हें भी तो घर खर्च में कुछ योगदान देना चाहिए। जरा जबान संभाल कर बात कर बहू। मैं अपने बारे में भले ही 4 बातें सुन सकती हूँ, लेकिन अपने पति के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। इसलिए आज के बाद सोच समझकर उनके बारे में बात करियो। और रही बात तेरे पति के कमाए हुए पैसों की, तो तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। उस पर जितना अधिकार तेरा है उतना ही अधिकार हमारा भी है। देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। अगर काम में हाथ चलाती तो ज्यादा अच्छा होता। काव्या हर रोज अपने सास ससुर के साथ इसी तरह बदतमीजी से बात करती थी। उस समय में लोगों के पास फोन नहीं थे कि वो कोई बात किसी से कर सके, इसलिए शांति भी अपने बेटे से फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। बहुत समय बाद शांति के लिए उसके बेटे की चिट्ठी आई। सुनिए जी, शहर से अर्जुन की चिट्ठी आई है, जरा पढ़िए तो सही। मदन लाल शांति को अर्जुन की चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। हे भगवान, इसका मतलब अर्जुन अब पूरे 6 महीने तक गांव नहीं लौटेगा। एक तो उसे देखे हुए पहले ही इतना समय हो गया, ऊपर से अब वो 6 महीने बाद घर आएगा। जैसे ही काव्या को यह बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि अर्जुन के सामने उसे अपने सास ससुर के साथ अच्छे से पेश आना पड़ता था और सारे घर का काम करना पड़ता था। अरे अब कब तक इस चिट्ठी को अपने हाथ में लेकर बैठी रहोगी? देख रही हो ना, शाम का समय हो रहा है, तो जाकर खाना बनाओ। ये तुम अपनी सास से किस तरह से बात कर रही हो बहू? सास तो माँ समान होती है, तुम्हें इस तरह से शांति से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे मत सिखाइए कि मुझे किससे किस तरह बात करनी है और किस तरह नहीं। अगर आप लोगों से मैं इस तरह बात ना करूं, तो आप लोग तो मेरे सर पर चढ़कर ही बैठ जाओगे। अरे अभी तक यहीं पर खड़ी हो, बोला ना जाकर खाना बनाओ। पहले तो काव्या अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी से ही बात करती थी, लेकिन अब वो उन दोनों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। पता नहीं ये दोनों कब परलोक से धारे गए। इनके चक्कर में तो मैं हमेशा इस गांव में ही पिसकर रह जाऊंगी। मुझे इन्हें हर रोज खाने में कुछ ऐसा मिलाकर देना होगा जिससे इनकी तबीयत हर रोज खराब होती जाए। अगर धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होगी तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। काव्या हर रोज उन्हें खाने में एक ऐसी दवाई मिलाकर खिलाने लगती है जिससे हर रोज उनके पेट में दर्द हो जाता है और उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगती है। पता नहीं शांति, इतने दिनों से मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द तो मुझे भी हो रहा है जी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे यह दर्द हो क्यों रहा है। हे भगवान, मैंने आपसे कितनी देर पहले कहा था कि जाकर सारे बर्तन धो दो, लेकिन लगता है एक बार में आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। बहू, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपने ये बहाने किसी और के सामने जाकर बनाना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि काम से बचने के लिए आप ये बहाने बना रही हो, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आज रात आप दोनों को खाना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अगर मेरी शांति की तबीयत ठीक नहीं है तो वह काम नहीं करेगी। नहीं जी, मैं आपको भूखा नहीं रहने दे सकती। मैं बस थोड़ी देर में सारे बर्तन धोकर आती हूँ। इतना पेट दर्द होने के बावजूद भी शांति बर्तन धोने के लिए जाती है। किचन के अंदर फलों की एक टोकरी रखी थी, जहाँ पर टोकरी के अंदर एक बड़ी ही सुंदर सा गोल मटोल संतरा रखा हुआ था।
वह बर्तन धोती हुई शांति को ही देख रहा था। पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे जो हमें ऐसी बहू मिली। यहाँ मेरी तबीयत इतनी खराब है और इस हालत में भी मुझे यह सारा काम करना पड़ रहा है। अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो वह हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। इन दादी की बात सुनकर लग रहा है कि यह बड़ी परेशान है, लेकिन इनकी बहू आखिर इनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसे इन बूढ़ी दादी माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मुझे एक बार दादी माँ से बात करनी चाहिए। वह संतरा दादी माँ से बात करने का सोचता है कि उसी वक्त तबीयत खराब होने की वजह से शांति अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी का पहला पार्ट कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से इस कहानी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.